इस वीडियो में हम कक्षा 10 का प्रश्नावली 1.2 का प्रश्न नंबर 6 और 7 को हल करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। तो देखिए डियर स्टूडेंट्स, प्रश्न नंबर 6 में हमसे क्या कहा गया है कि व्याख्या कीजिए कि 7 गुना 11 गुना 13 प्लस 13 और 7 गुना 6 गुना 5 गुना 4 गुना 3 गुना 2 गुना 1 प्लस 5 भाज्य संख्याएं क्यों है। तो देखिए सबसे पहले आपको ये समझना जरूरी है कि भाज्य और अभाज्य संख्याएं कौन सी संख्याएं होती है। तो सबसे पहले यहां पर हम समझते हैं कि अभाज्य संख्याएं कौन सी संख्याएं होती है। तो देखिए अभाज्य संख्याएं हमारी वे संख्याएं होती हैं जिनके गुणनखंड सिर्फ एक और वो संख्या खुद हो। जैसे कि मान लीजिए यहां पर हम एक संख्या लेते हैं एग्जाम्पल के रूप में 3। अब 3 के क्या क्या गुणनखंड होंगे, एक तो हमारा 1 हो जाएगा, इसके अलावा दूसरा क्या गुणनखंड होगा, ये सिर्फ 3 यानी कि ये खुद संख्या, ठीक है। तो इसके अलावा 1 और 3 के अलावा और कोई इसका गुणनखंड नहीं हो सकता है, इसलिए इस संख्या को हम अभाज्य संख्या कहेंगे, ठीक है। इसके अलावा और भी बहुत सारे एग्जाम्पल हो सकते हैं। एक और एग्जाम्पल लेते हैं 7 के जब हम गुणनखंड ज्ञात करेंगे तो इसके भी गुणनखंड एक तो हो जाएगा 1 और दूसरा गुणनखंड क्या होगा, ये संख्या खुद यानी कि 7। तो 7 के भी गुणनखंड 1 और 7 होंगे, ठीक है। तो इसी तरह से अभाज्य संख्या हम उन संख्याओं को कहते हैं जिनके गुणनखंड सिर्फ 1 और वो संख्या खुद हो, ठीक है। तो आई होप आपको ये समझ में आ गया कि अभाज्य संख्याएं कौन सी संख्याएं होती हैं। अब हम समझते हैं कि भाज्य संख्याएं कौन सी संख्याएं होती हैं, ठीक है। तो देखिए भाज्य संख्याएं इसका अपोजिट है। भाज्य संख्याएं हमारी वे संख्याएं होती हैं जिनके 2 से ज्यादा गुणनखंड होते हैं। जैसे कि अभाज्य संख्याएं में सिर्फ 2 ही गुणनखंड होते हैं और भाज्य संख्याएं में हमारे 2 से ज्यादा गुणनखंड होते हैं। जैसे कि 8 है, 8 के क्या क्या गुणनखंड होंगे, एक तो हमारा 1 हो जाएगा क्योंकि 1 के पहाड़े में आता है, दूसरा हो जाएगा हमारा 2 के भी पहाड़े में आता है, तीसरा हो जाएगा क्या 4 के भी पहाड़े में आता है और चौथा क्या हो जाएगा ये खुद यानी कि 8। तो यहां पर आप देख सकते हैं कि 4 गुणनखंड हैं 8 के। तो इसलिए उन संख्याओं को हम भाज्य संख्याएं कहते हैं जिनके गुणनखंड 2 से ज्यादा हों, ठीक है। तो आई होप आपको समझ में आ गया कि अभाज्य और भाज्य संख्याएं हम किन संख्याओं को कहते हैं। अब यहां पर हम सॉल्यूशन करते हैं। तो देखिए पहली संख्या हमें इसमें क्या दिया गया है, 7 गुना 11 गुना 13 प्लस 13, ये हमें दिया गया है। अब ये एक भाज्य संख्या क्यों है, इसकी हमें व्याख्या करने के लिए कहा गया है। तो चलिए करते हैं। देखिए सबसे पहले यहां से लेकर यहां तक, यहां 7 से लेकर 13 तक ये पूरा हमारा गुणा में है, यानी कि ये पूरा एक संख्या है क्योंकि इसको गुणा कर देंगे तो एक संख्या बन जाएगा। प्लस में ये 13 है यानी कि ये अलग है। तो यहां पर देखिए इस पूरे में और इस 13 में हम क्या कर सकते हैं कि 13 कॉमन ले सकते हैं क्योंकि इसमें भी 13 है और इस वाले में भी 13 है। तो 13 यहां से बाहर आ गया तो इसका क्या बचेगा, सिर्फ ये 7 बचेगा, गुणा में ये 11, गुणा में 13 बाहर आ गया तो इसका क्या बचेगा 1, फिर ये प्लस है तो प्लस, अब यहां से 13 बाहर आ गया तो इसका भी 1 बचेगा, ठीक है। तो इस तरह से हमने इनमें 13 को कॉमन ले लिया तो ये हमारा बाहर आ गया। अब यहाँ पर देखिए ये जो 13 बाहर आया है इसका मतलब क्या है कि ये हमारा 13 एक गुणनखंड है, ठीक है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे क्योंकि 13 क्या है, एक गुणनखंड है, इसलिए यहाँ पर क्या होगा हमारा कि जो ये संख्या हमें दी गई है ये संख्या क्या होगी, 13 से भाज्य होगी, ठीक है। क्योंकि 13 क्या है, एक गुणनखंड है इसका, इसलिए 13 से ये संख्या क्या है, भाज्य है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे इसलिए दी गई संख्या 13 से भाज्य है। इसलिए यहां पर हमारा क्या हो जाएगा कि जो ये संख्या है ये एक भाज्य संख्या है क्योंकि ये हमारा क्या हो रहा है, ये संख्या 13 से भाज्य हो रहा है ये, ठीक है। इसलिए यहां पर हम क्या लिख देंगे कि यह भाज्य संख्या है। तो इस तरह से हमारा ये पहले भाग की व्याख्या हो गई। हमसे व्याख्या करने के लिए कहा गया था तो ये हमने कर दिया। इसी तरह से अब हम दूसरे संख्या की करते हैं। दूसरे वाले संख्या में हमें क्या दिया गया है, 7 गुना 6 गुना 5 गुना 4 गुना 3 गुना 2 गुना 1 प्लस में क्या है 5। अब देखिए यहां से लेकर यहां तक यानी कि ये जो पूरा है ये हमारा एक संख्या हो जाएगा, प्लस में 5 ये हमारा दूसरी संख्या। तो यहां से यहां तक जो हमारा देख सकते हैं आप 5 इसमें भी है और 5 इसमें भी है। तो हम क्या कर सकते हैं कि 5 कॉमन ले सकते हैं। तो इसका क्या बचेगा हमारा, ये लिख देते हैं 7 बचेगा, गुणा में 6 गुणा में 5 बाहर आ गया तो इसका 1 बचेगा, गुणा में ये 4 आ जाएगा यहाँ पर, गुणा ये 3 गुणा 2 गुणा ये वाला 1
प्लस यहां से 5 बाहर आ गया तो इसका भी 1 बचेगा। तो इस तरह से हमने लिख दिया। अब देखिए यहां पर आप देख सकते हैं कि 5 हमारा क्या है, इसका एक गुणनखंड है, इसलिए सबसे पहले यहां पर हम लिखेंगे कि क्योंकि 5 क्या है, एक गुणनखंड है। ठीक है, तो इस तरह से अगर 5 एक गुणनखंड है तो जो हमें ये संख्या दी गई है ये संख्या क्या होगी, इस 5 से भाज्य होगी। ठीक है, तो इसी बात को सबसे पहले अब हम यहां पर लिखेंगे, इसलिए दी गई संख्या 5 से भाज्य है, बिल्कुल इसी की तरह। इसलिए यहां पर हमारा क्या हो जाएगा कि ये जो संख्या है ये एक भाज्य संख्या है। ठीक है, तो इस तरह से हमारा प्रश्न नंबर 6 का हल कंप्लीट हुआ। अब हम चलिए प्रश्न नंबर 7 का हल करते हैं। अगर आपने इसका स्क्रीनशॉट नहीं लिया है तो वीडियो को पॉज करके स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, नहीं तो मैं आपको इसका स्क्रीनशॉट अपने टेलीग्राम ग्रुप पर भी सेंड कर दूंगा। अगर आपने टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन नहीं किया है तो ज्वाइन कर सकते हैं, लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो चलिए अब हम प्रश्न नंबर 7 का हल करते हैं। तो देखिए डियर स्टूडेंट्स, प्रश्न नंबर 7 में हमसे क्या कहा गया है कि किसी खेल के मैदान के चारों ओर एक वृत्ताकार पथ है। इस मैदान का एक चक्कर लगाने में सोनिया को 18 मिनट लगते हैं, जबकि इसी मैदान का एक चक्कर लगाने में रवि को 12 मिनट लगते हैं। मान लीजिए वे दोनों एक ही स्थान और एक ही समय पर चलना प्रारंभ करके एक ही दिशा में चलते हैं, कितने समय बाद वे पुनः प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे। तो देखिए डियर स्टूडेंट्स, ये क्वेश्चन हमारा बहुत ही आसान है। जब भी आपका इस तरह का क्वेश्चन हो तो आप क्या करेंगे कि जो आपको इसमें डाटा दिया गया है उसका आप एलसीएम ज्ञात कर लेंगे। तो इसमें हमें 18 और 12 दिया गया है, सोनिया को 18 मिनट लगते हैं और रवि को 12 मिनट। तो हम क्या करेंगे कि 18 और 12 का एलसीएम कर देंगे। तो यहां पर हम क्या लिख लेंगे, सबसे पहले कि 18 तथा 12 का एलसीएम करने पर, तो ये हमने यहां पर लिख दिया। अब हम क्या करेंगे, दोनों का एलसीएम ज्ञात करेंगे। तो हम यहां पर एलसीएम कैसे ज्ञात करते हैं, इसके लिए जो ये हमारा 18 है इसके हम सबसे पहले अभाज्य गुणनखंड लिखेंगे। तो यहां पर हम इसके अभाज्य गुणनखंड ज्ञात कर लेते हैं। ये हमारा सबसे पहले 2 के पहाड़े से 9 बार में, और ये हमारा अब 3 के पहाड़े से 3 बार में, और ये 3 के पहाड़े से 1 बार में। तो ये आ गया हमारा 2 गुणा 3 हमारा 2 बार है, इसलिए यहां पर हम लिख देंगे 3 की घात 2। इसी तरह से हम 12 के भी अभाज्य गुणनखंड ज्ञात कर लेंगे। तो यहां पर हम कर लेते हैं, ये हमारा 2 के पहाड़े से 6 बार में, ये 2 के पहाड़े से 3 बार में, और ये 3 के पहाड़े से 1 बार में। तो यहां पर हमारे 2 बार है, तो इस तरह से 2 की घात 2 लिख देंगे, गुणा में 3 1 बार है। ठीक है, अब देखिए एलसीएम क्या आ जाएगा हमारा 12 और 18 का। तो यहां पर हम क्या देखते हैं एलसीएम ज्ञात करते समय, जो हमारा संख्याओं में सबसे बड़ी घात वाला होता है उसी को लेते हैं। तो यहां पर देखिए 3 की घात 2 है और यहां पे भी 3 है, दो जगह 3 है, लेकिन यहां पर इसकी घात 1 है और इसकी घात 2, तो इसको हम यहां पर ले लेंगे इस तरह से 3 की घात 2, और यहां पर देखिए 2 इसमें भी है, 2 इसमें भी है, और इसकी घात 1 है, इसकी घात 2 है, तो इस वाले को लेंगे हम यहां पर, यानी कि 2 की घात 2। तो अब इसको हम सॉल्व कर देंगे। तो देखिए ये कितना आ जाएगा, 3 की घात 2 है, यानी 3 का स्क्वायर कितना होता है 9, और 2 का स्क्वायर होता है 4। तो 9 गुणा 4 ये हमारा हो जाएगा 36। यानी कि जो सोनिया और रवि हैं वे दोनों 36 मिनट बाद दोबारा मिलेंगे। तो इस तरह से लिख देंगे 36 मिनट बाद। ठीक है, तो ये हमारा हो गया प्रश्न नंबर 7 का हल कंप्लीट। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा है। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कर देना, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना, और पहली बार वीडियो देख रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बगल में जो बेल आइकन आता है उस पर ऑल वाले पे क्लिक कर लेना, ताकि नेक्स्ट वीडियो जैसे अपलोड की जाए उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल जाए। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।